हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का लेटेस्ट सैम्पल पेपर। देखो, सैम्पल पेपर आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। इवन ये उन बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा जिन्होंने अभी तक ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ पर फोकस नहीं किया है। अगर वो कुछ सैम्पल पेपर्स भी अच्छे से रीड कर लेंगे तो भी उनका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है इस एग्ज़ाम में, राइट। सो फोकस ऑन सैम्पल पेपर्स। स्टार्ट करते हैं। इस सैम्पल पेपर में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम पूरे 60 क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो chaos एंड द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप क्लियरली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, नोटिसेबल है वहाँ का मैनेजमेंट, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होता है, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होते हैं, तो क्लियरली नोटिस में आ जाता है कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। So, which characteristics of management is highlighted by this statement? Management is dynamic, intangible, continuous और pervasive. So, देखो मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, ये जहाँ है आपको क्लियरली फील हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एंटर करते ही समझ में आ जाता है। आप बैंक में जाएंगे और आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में आपको कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं दिखती है, राइट। वहीं अगर आप एक HDFC बैंक में जाते हैं तो वहाँ आपको सब चीज़ वेल मैनेज मिलेगी। सो क्लियरली नोटिस हो जाता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है और यहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। सो मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल प्रोसेस है, ठीक है। यानी आप इसे छू नहीं सकते, इस तरह से आप टच नहीं कर सकते, बट कहाँ मैनेजमेंट अच्छा है ये फील बहुत ईजिली हो सकता है, राइट, नोटिसेबल होता है। सो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। नेक्स्ट इज, नेम द रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट टू कंप्लीट अ टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी इनमें से कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट को अपने टास्क को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करने में। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम कंप्लीट करना है, एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज में आपको कंप्लीट करना है। सो आपको मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, पर्सन चाहिए और ऑल ऑफ दिस। तो किसी भी काम को करने में मैनेजमेंट को मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट्स टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, राइट। Next question is question number 3. Kumar wanted to purchase a fuel efficient car having the latest standard regarding minimization of pollution. यानी कुमार एक परचेज करना चाहते हैं कार एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट कार जिसमें फ्यूल कम से कम लगे और पोल्यूशन भी कम से कम हो। He saw an advertisement offering such a car and visited the showroom of the company wherein the car was displayed. उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा और वो शोरूम को विजिट करने गए जिसका वो एडवर्टीजमेंट था, वहाँ वो कार डिस्प्ले की गई थी। In his discussion, the marketing manager told him that company is providing credit facilities, maintenance service and many other effective services. यानी वहाँ पर मैनेजर ने उन्हें बोला कि हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, मेंटेनेंस सर्विस, यानी कार अगर आप परचेज कर लेंगे तो उसके कुछ टाइम तक हम मेंटेनेंस सर्विस भी देंगे, और भी बहुत सारी इफेक्टिव सर्विसेज वहाँ पर थी विच आर हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी। और ये जो सर्विसेज थी ये क्या करती थी कि कस्टमर को, एक कहते हैं ना बनाने वाली बात है, अगर रिपीट सेल्स होगी, आपने कार खरीदी, आप सेटिस्फाई हो, आप दूसरे कस्टमर्स को भी बताएंगे, आपके ब्रांड की लॉयल्टी इंक्रीज होती चली जा रही है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे आप पर। तो यहाँ आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच द मार्केटिंग मैनेजर वॉज डिस्कसिंग विद कुमार। कौन सा मार्केटिंग फंक्शन मार्केटिंग मैनेजर डिस्कस कर रहे थे कुमार के साथ? प्राइसिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस और ब्रांडिंग। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि इस पूरी केस स्टडी में कौन सा है, तो आंसर होता प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पर आपने एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट में आपको पता लगा एक फ्यूल एफिशिएंट कार मार्केट में आई है, तो वो तो एक प्रमोशनल स्टंट था। बट यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मार्केटिंग मैनेजर जो डिस्कस कर रहा था कुमार के साथ, तो मार्केटिंग मैनेजर ने सारी आफ्टर सेल सर्विस डिस्कस की कि सर आप कार परचेज करेंगे तो हम आपको मेंटेनेंस सर्विस देंगे, आप कार अगर अभी कैश पे नहीं परचेज कर सकते तो हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर उन्होंने दिए, लेकिन वो सारे ऑफर कब तक वैलिड हैं? जब तक कार आप परचेज करेंगे, मतलब आपने कार परचेज करी उसके बाद ही आपको वो सारे ऑफर्स मिल सकें, क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस सर्विस एंड अदर इफेक्टिव सर्विसेज, राइट। सो ये सब आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट आ जाते हैं। मार्केटिंग मैनेजर कुमार के साथ कस्टमर सपोर्ट सर्विस डिस्कस करे थे, यानी जब आप हमारे कस्टमर बन जाएंगे, आप परचेज कर लेंगे, उसके बाद हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Which importance of management is highlighted in these lines? The plan of action also help in reducing the cost and increasing productivity. यहाँ पर मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई है? लाइन इज, दिस प्लान ऑफ एक्शन
हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ये कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो अभी मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन में समझाया था इफेक्टिव और इफ़िशेंसी का मतलब। इफेक्टिव होता है टाइम पर कंप्लीट करना और एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी कम से कम कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, सो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ये वाली इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपकी हाईलाइट हो रही है, राइट। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राजीव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड मैकेनिक इन मशीन असेंबलिंग इंडस्ट्री ऑफ मीना लिमिटेड। राजीव को हमने हेड मैकेनिक अपॉइंट किया है मीना लिमिटेड में। ही रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ टूल्स वाइल असेंबलिंग द मशीन्स। उन्हें बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है मशीन्स को असेंबल करते वक्त। फॉर गेटिंग द टूल्स राजीव हैज़ टू मूव फ्रिक्वेंटली टू द टूल रूम। और उन टूल्स को लेने के लिए राजीव को फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार टूल रूम की तरफ जाना पड़ता है, विच इज़ सिचुएटेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जो आपके जहाँ आप मशीन असेंबल कर रहे हैं उससे काफ़ी दूर है। सच फ्रीक्वेंट मूवमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जो वो बार बार जा रहे हैं उसमें बहुत टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। बार बार वो टूल लेने जाते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर वापस रखने जा रहे हैं, राइट, टाइम लगता है। फैक्ट्री मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर मुकेश इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक स्टेप्स टू एलिमिनेट सच अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ राजीव एंड अदर वर्कर्स। यहाँ पर जो फैक्ट्री मैनेजर है मिस्टर मुकेश, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करने में। जो राजीव को एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना पड़ रहा है ये बिल्कुल अननेसेसरी है। अगर हम टूल बॉक्स को या टूल्स को वर्क प्लेस के आसपास ही रख दें तो ये टाइम बच सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। लेकिन जो ये फैक्ट्री मैनेजर हैं ये इंटरेस्टेड नहीं है इस काम के लिए। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड बाय मिस्टर मुकेश। यहाँ पर कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक को मिस्टर मुकेश ओवरलुक कर रहे हैं? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो बच्चे अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट पॉइंट आ जाए ना, कि जब आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं तो वो हो जाती है आपकी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? बेसिकली जो मोशंस को रिड्यूस कर रही है। एक वर्क को करने में कितने मोशंस लग रहे हैं? एक वर्क को करने में 5 मोशन लग रहे हैं, ठीक है, तो ये हम काउंट करते हैं, जिसमें से ये वाला जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो इसे एलिमिनेट करो। टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसे यहाँ से हटाना है और आपको 4 की जगह आप सिर्फ 3 मोशंस कर देने हैं। यही होती है मोशन स्टडी, राइट। तो यहाँ पर जो मिस्टर मुकेश हैं ये मोशन स्टडी को ओवरलुक कर रहे हैं, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। जब भी आपको पास पॉइंट मिल जाए ना कि एलिमिनेट हो रहा है कोई मूवमेंट, तो मोशन स्टडी आप मार्क कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Dash mix of marketing mix includes the activities relating to persuading and motivating customers to buy the product। यानी मार्केटिंग मिक्स का कौन सा मिक्स है जो कस्टमर को फोर्स करता है, मोटिवेट करता है प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। मार्केटिंग मिक्स में आपको 4 P मिलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, ये 4 P आपको गिवन है। और इसमें से कौन सा ऐसा है जो कस्टमर को मोटिवेट करता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए? सो ऑब्वियस प्रमोशन। सलमान खान कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें भी खरीदनी चाहिए, हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है, हमें बहुत अट्रैक्शन फील होता है उस प्रोडक्ट के प्रति और हम उसे परचेज करने चले जाते हैं। सो प्रमोशन इज़ द फैक्टर जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, परसुएट कर रहा है टू बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द लाइन्स। यानी कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हाईलाइट हुआ है? देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यानी सारा काम ऑर्डरलीनेस में हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सभी वर्कर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है। सो ये बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है। अभी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी यही था कि मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रहा है। यानी वहाँ पर भी मैनेजमेंट में सभी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड थे और यहाँ भी सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं। वर्क एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन है, सब जगह सब वर्क बिल्कुल क्लियरली हो रहा है, ठीक है, जिस ऑर्डर में जो चीज़ डिसाइड की गई थी वैसे ही हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ पर इनटेंजिबल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है बस। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेट फीचर। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है
दैट कस्टमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट इन क्वालिटी, यानी कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को ऑफर करेगा या उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, जिसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे। सो ये कहता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपने फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हो, मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़, तो उसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसकी उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, राइट। सो वो क्वालिटी पर फोकस करने को कहते हैं कि आप नए नए प्रोडक्ट्स लाओ, अच्छी क्वालिटी लाओ, कस्टमर ऑटोमेटिकली उसको परचेज करेंगे, राइट। सो एट्थ का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये तीन तो आपको याद ही होंगे कि ये तीनों तो एलिमेंट हैं ही डेलीगेशन के, और तीन ही एलिमेंट हैं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यह डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सुहासनी इज अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज, has recently done by a cookery course. She wishes to start her own venture with a goal to provide health food. उन्होंने इस मतलब साइंस ग्रेजुएट हैं अच्छे कॉलेज से, और उन्होंने कुकरी कोर्स किया है। अब वो यहाँ पर अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहती हैं जिसमें उनका गोल है कि वो हेल्थ फूड प्रोवाइड करें एट रीजनेबल प्राइस। शी डिस्कस्ड हर आइडिया विद हर टीचर हु एनकरेज, उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने टीचर के साथ डिस्कस किया और उन्होंने भी इन्हें एनकरेज किया। After analyzing various options for starting the business venture, they shortlist the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shake and sattu milk shake. अब उन्होंने यहाँ पर पहले सारी मार्केट को एनालाइज किया और उसके बाद उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कुछ चीज़ें, जैसे कि रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक, सत्तू मिल्क शेक, जिसे वो ऑफ़र करेंगे अपने जो भी वो बिज़नेस ओपन करेंगे वहाँ पर वो इन प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करेंगे। अभी इन्होंने बिज़नेस ओपन नहीं किया है, सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें ऑफ़र करेंगे। देन दे बोथ वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो ऑप्शंस इन्होंने लिए हैं, रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक, सत्तू मिल्क शेक, इनके प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए, ठीक है। विच ऑफ द फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हेयर, यहाँ पर प्लानिंग का कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग रिलेटेड टू गोल्स, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों ही मतलब तीनों ही फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो अभी हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले ही जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। जैसे ही आप बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करते हो तो आप एक फर्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका, प्लानिंग, उसी को आप परफॉर्म करते हो। प्लानिंग गोल्स से रिलेटेड है, हमने पहले ही अपने गोल्स डिसाइड किए कि हम हेल्थ फूड ही ऑफर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अब हमने रिसर्च किया और उसी के अकॉर्डिंग हम दो ऑप्शन लेकर आए कि भाई हम रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक ऑफर करेंगे, हेल्दी है, सत्तू मिल्क शेक हेल्दी है, राइट। तो गोल्स भी हमने इसी में डिसाइड किए। देन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, तो इतना सब करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तभी आप इतने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ पाए हैं। सो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन दिस लाइन, यानी कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो नहीं किया गया। ओवरऑल पे एंड कंपोजिशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू मेंटेन अ डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग एंड इट्स वेल विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी जो भी हम पे कर रहे हैं, जो भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी के द्वारा उनके एम्प्लॉयज़ को, वो इतना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग अचीव कर सकते हैं, और ये जो अमाउंट दिया जा रहा है, जो भी सैलरी वगैरह दे रहे हैं, वो पेइंग कैपेसिटी में है कंपनी की, यानी कंपनी इतना अमाउंट पे कर सकती है। ऑल्सो इट इज़ नोन दैट पे फ्रॉम मैन इज़ मोर देन द कंपनसेशन पेड टू वुमेन, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मैन को पे मिल रहा है, यानी मैन को जो सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन के जो कंपनसेशन मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मैन को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वॉयलेट किया गया प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इनिशिएटिव, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल डिस्कस हुए हैं। जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इन्होंने फॉलो किया है। दूसरी लाइन यहाँ पर ये कहती है कि मैन और वुमेन को इक्वल वेजेस नहीं मिलने चाहिए, जो कि हमारा प्रिंसिपल कहता है इक्विटी, कि उन्हें इक्वल वेजेस ही मिलने चाहिए, सबका समान तक अधिकार है, मैन और वुमेन को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फोरकास्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, विशफुल थिंकिंग, डिसीजन बाय प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्लानिंग में बेसिकली अगर बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में विशफुल थिंकिंग तो होती ही नहीं है, राइट। विशफुल थिंकिंग आपका यहीं करेक्ट हो जाता है, यानी जिस जिस ऑप्शन में आपको थर्ड दिख रहा है ना, थर्ड वाले यहीं गलत हो गए आपके।
तो आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ सी। ये तो बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको एक ऑप्शन गलत दिख गया तो देख लो वो कहीं और तो नहीं है। सो फर्स्ट और सेकंड यानी फोरकास्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग में आप फोरकास्ट करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उन्हें इवेल्युएट भी करते हो, आप विशफुल थिंकिंग नहीं करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द इंजीनियर्स ऑफ वीडियोकॉन हैज प्रोड्यूस द वॉशिंग मशीन विच स्पिन्स द क्लोथ्स फास्टर रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट कस्टमर वांट दैट स्पीड। इंजीनियर्स जो है वीडियोकॉन के, उन्होंने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें क्लोथ्स फास्टर घूमते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के नहीं, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। कस्टमर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये इनका फोकस नहीं था, उन्होंने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, एक नया इनोवेटिव आइडिया वो लेकर आए कि हम क्लोथ्स को फास्टर स्पिन करवाएंगे। सो इट्स सेटिस्फाई डैश कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और मार्केटिंग। देखो अगर ये कस्टमर को ध्यान में रख के करते तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता, लेकिन इन्होंने कस्टमर को ध्यान में नहीं रखा है। नॉट कस्टमर वांट दैट स्पीड, कस्टमर को स्पीड नहीं चाहिए, ये तो कंपनी क्या कर रही है, खुद से इनोवेट कर रही है, यानी वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर वर्क कर रही है। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स की डिमांड नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक नया इनोवेशन करेंगे अब कस्टमर की डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। राइट, सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं है? तो देखो अगर रोबोट आ गए तो ये तो इंक्लूड है, कंप्यूटर आ गया ये भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी में ये भी इंक्लूड है, बट कल्चर ऑफ द पीपल टेक्नोलॉजिकल का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, ये टेक्नोलॉजिकल में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है? तो प्रमोशन में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन प्रमोशन का पार्ट नहीं है, तो प्लेस का पार्ट है। सो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, डेफिनेटली हम इसमें ये करते हैं, असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन की जाती हैं, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये भी करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस याद हो तो ये सारे उसी के स्टेप हैं, और ये तीनों ही फॉलो किए जाते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, देव लिमिटेड फील्स दैट कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज टू हाई। उन्हें लगता है कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इट लुक्स फॉर वे टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। अब वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कॉस्ट को कम किया जा सके। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग देव लिमिटेड इज अप्लाइंग इन दिस सिचुएशन। जब वो कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने फिलॉसफीज पढ़ी हैं तो उसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप बल्क में चीज़ों को बनाएंगे जिससे कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन हो जाएगा आपका, यानी कम से कम कॉस्ट लगेगी आपकी। सो जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। राइट, सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? तो देखो कोई भी एक्ट होता है वो तो लीगल का पार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ चीज़ बैन कर रही है या कहीं से बैन हटा रही है, वो भी आपका क्या है, लीगल का पार्ट है। स्टैट्यूटरी वार्निंग जो सिगरेट के पैकेट पर, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है लीगल का, तो ये भी लीगल का पार्ट है। और आपसे पूछा कौन सा नहीं है, सो डीमोनेटाइजेशन, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, लीगल का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। यानी टेलर ने इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया है? साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसमें आपको बस ये फोकस करना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और इसके अलावा जो उन्होंने दी थी वो थी टेक्निक्स। तो अगर आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं तो उसमें आपको याद होगा फर्स्ट नंबर पे ही आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दिया है, बट ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये तो प्रिंसिपल ही नहीं है और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है जो टेलर ने दिया हो। तो अगर प्रिंसिपल की ही बात करें तो ये तो प्रिंसिपल ही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन. यानी आप एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी सेल्स से रिलेटेड सारी सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. ठीक है, आप फंक्शन से बेसिस पर अगर ग्रुप बना रहे हो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, यहाँ आप जा रहे हो फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ. फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जहाँ पर आपने फंक्शन के बेसिस पर ग्रुपिंग की हुई है. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. अंडर विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेक्स अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड वेदर टू सेल वे आर मिडल मैन और डायरेक्टली टू कंज्यूमर. यानी मार्केटिंग मिक्स के कौन से एलिमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें मिडल मैन के जरिए अपनी गुड्स को सेल करना है या डायरेक्टली हम कंज्यूमर को ही सेल करेंगे. सो बेसिकली यहाँ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किए जा रहे हैं. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप किस में डिसाइड करते हैं, प्लेस में. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्लेस का पार्ट आ जाता है. सो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. डैश इज कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. यानी इन चारों में से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस में हाईलाइट हो रहा है और कौन सा मेजर एलिमेंट है. So the options are the extent and nature of government intervention in business, planned outlay in public and private sectors, expectations from the workforce, administrative order issued by the गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनका क्या एजेंडा है टुवर्ड्स बिजनेस. वो क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं बिजनेस के लिए. राइट. जैसी गवर्नमेंट की सोच होगी वैसा ही बिजनेस पर वो इम्पैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्लियरली दिखता है, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज. यानी ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है. तो ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप आपका अगर आपने प्रोसेस याद किया हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले हम वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और वर्क को डिवाइड करेंगे. सो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिस्ट सुपरवाइजिंग अ वर्कर फंक्शनल फोमेनशिप. यानी इन चारों में से रूट क्लर्क, गैंग बॉस, ऑफिसर, इंस्पेक्टर में से कौन सा फंक्शनल फोमेनशिप का स्पेशलिस्ट नहीं है. तो फंक्शनल फोमेनशिप अगर आपने याद किया है तो उसमें 8 स्पेशलिस्ट होते हैं. 8 स्पेशलिस्ट में से रूट क्लर्क भी होता है, गैंग बॉस भी होता है, इंस्पेक्टर भी, बट ऑफिसर उसमें कोई पोजीशन नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. The government all over the world are becoming more and more cautious towards the environment. गवर्नमेंट कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस होते आ रहे हैं बिकॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रही हैं. टू इंश्योर द सेम रिसेंटली many state government passed an order to ban polythene bags since these are non-biodegradable. इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ऑर्डर दिया है कि पॉलीथीन बैग्स को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री. और इसी के चलते गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो सब्सिडी देंगे टू जूट इंडस्ट्री. जो जूट के बैग बनते हैं वो क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो उन्हें हम सब्सिडी दे रहे हैं. द मिनिस्टर सेड in the statement that they believe it will be helpful as income of people are rising and people can afford jute bag. और मिनिस्टर का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्टेप होगा क्योंकि जूट बैग एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ एक तो आप कर रहे हैं, दूसरा आजकल लोगों की इनकम राइज हो रही है तो उन्हें ये जूट बैग अफोर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आफ्टर दिस सब्सिडी पूरब सॉ great potential in jute multi-pocket bag business which was not established yet in India but had been flourishing in UK where he studied during his graduation. मतलब ये एनवायरनमेंट देखकर पूरब एक पर्सन है जिन्हें ये दिखा कि इंडिया में मल्टी पॉकेट बैग्स अगर हम जूट के बनाने लगें तो उसका बहुत पोटेंशियल है क्योंकि अभी तक इंडिया में ये चीज़ बन नहीं रही है लेकिन यूके में एक बहुत अच्छा बिजनेस है, फ्लोरिशिंग बिजनेस है. इंडिया में ये चीज़ अभी नहीं आई है तो क्यों ना हम इसे इंडिया में स्टार्ट करें. He launched the product and his business started to boom. उन्होंने मल्टी पॉकेट बैग्स बनाने शुरू किए और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल भी गया. सो मोर कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर आर्टिकल्स एंड इम्प्रोवाइजेशन. और जैसे ही ये इंडस्ट्री आई तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आने शुरू हुए अलग अलग आर्टिकल के साथ और इम्प्रोवाइजेशन यानी जूट बैग में ही वेराइटी अब आने लग गए. राइट. अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है विच बिजनेस डायमेंशन इज हाईलाइटेड इन द लाइन. कौन सी बिजनेस डायमेंशन हाईलाइट हुई है. As a result, government also decided to give subsidy to jute bag industry. आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देनी शुरू की है जूट इंडस्ट्री को, ये कौन सा डायमेंशन है, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल.
तो देखो ये गवर्नमेंट का नज़रिया है, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को लेकर ज़्यादा कॉशियस हो रही है तो उन्होंने सब्सिडी दे दी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आकर आ जाए और हो सकता है कि वो इस सब्सिडी को हटा भी दे। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट की सोच कैसी है, गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है या नहीं। देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो वो हटा भी सकते हैं। सो दिस इज़ क्लियरली पॉलिटिकल डायमेंशन, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप यही देख लेते कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जूट इंडस्ट्री को, तो वो पॉलिटिकल का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द। प्लान्स इम्प्लीमेंट कब होते हैं? आफ्टर सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉलो अप एक्शन, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग के प्रोसेस में याद करेंगे जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन है उससे जस्ट अब आता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। यानी जब आप सभी ऑल्टरनेटिव्स में से एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही करना है बिजनेस में, उसके बाद आप उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ इट्स फोकस ऑन सोशल एंड एथिकल कॉन्सर्न। यानी मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करता है सोशल एंड एथिकल कंसर्न पर। तो हमने फिलोसफीज पढ़े थे, उसमें सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा था जो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करता था और सोसाइटी को भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को इंडिकेट कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आप आने वाले चेंजेस के लिए रेडी रहेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने थ्रेट्स और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में मिलने वाली है। सो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और एक आपको एक ट्रिक दूँ शॉर्ट, कि अगर आपके पे एग्जाम में, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चंस ना आए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा और उसमें ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो उसमें ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन में आंसर ऑल ऑफ दीज ही होता है, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन में 29 क्योंकि लॉन्ग केस स्टडी है तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन ही पढ़ लो। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट अहमद इज़ वर्किंग। आपसे पूछा गया अहमद किस लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस केस स्टडी में ढूंढो अहमद कहाँ है। ये रहे अहमद। अहमद इज़ वर्किंग देयर एज अ फॉरमैन। सो अहमद इज़ वर्किंग देयर एज अ फॉरमैन, फॉरमैन के रूप में वो वर्क कर रहे हैं अलॉन्ग विथ 30 मोर वर्कर्स। तो यहाँ पर अगर आपने याद किया हो तो फॉरमैन जो है लोअर लेवल का पार्ट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीन ऑप्शंस होते हैं बेसिकली लेवल्स के आपके पास। तो उसमें फॉरमैन लोअर लेवल के अंडर आते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि जो डी ऑप्शन है ये भी लोअर लेवल ही रिलेट करता है, शॉप फ्लोर लेवल भी आपका लोअर लेवल ही होता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से दो ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप लोअर लेवल के साथ जाएंगे, क्योंकि बुक में जो मेजर नाम है वो टॉप, मिडिल और लोअर का है, राइट। ये तो एक आपने एक अनदर नेम दे रखा है इसे, तो लोअर के साथ आप जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेक्स अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड वेदर टू सेल वियर मिडिल मैन और डायरेक्टली टू कंज्यूमर। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है और ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था जिसका आंसर था प्लेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, he realized that different individuals had their own style of working and differ in their day-to-day approach towards work. They apply their own creativity. In these lines, highlighted the nature of management. So basically लाइन ये कहती है कि हर एक पर्सन का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हर कोई अपने तरीके से अपना डे टू डे वर्क करता है, हर कोई क्रिएटिविटी अप्लाई करता है अपने अपने लेवल पर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा नेचर अप्लाई हो रहा है? आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो अगर आपने आर्ट को ध्यान में रखा हो तो आर्ट में क्या था कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसे हम अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं। हम सब एक ही स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, एक ही कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, बट जो भी एजुकेशन हमने गेन की है उसे अप्लाई करने का तरीका हम सबका अलग होगा। एक कंपनी में 10 मैनेजर होंगे और 10 मैनेजर अपने अपने तरीके, अपने अपनी क्रिएटिविटी, अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वर्क करते हैं, राइट। तो यही होता है आपका आर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन एंड रीजनिंग। स्टेटमेंट 1 है अथॉरिटी मूव्स अपवर्ड। तो यहाँ तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है, अथॉरिटी कभी भी अपवर्ड नहीं जाती, अथॉरिटी ऑलवेज कहाँ जाती है? डाउनवर्ड, ठीक है। आप अथॉरिटी अपने से सबॉर्डिनेट को दोगे, अपने सुपीरियर को नहीं दोगे। जो आपके अंडर वर्क कर रहा है आप उसे अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो, तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, अथॉरिटी इज पोजिशनल इन नेचर। अथॉरिटी आपको पोजीशन के साथ ही मिलती है, जैसी आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलेगी। हायर लेवल को हायर अथॉरिटी, लोअर लेवल को लोअर। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। यानी इनमें से कौन सी टेक्निक ये कहती है कि आपको वन बेस्ट वे ढूंढना चाहिए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का और मिनिमाइज करना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टेक्निक्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी और उसमें उन्होंने जो मेथड स्टडी दी थी उसके अकॉर्डिंग था कि हमें हर वर्क के लिए वन बेस्ट मेथड को चूज़ करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, नाउ व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में लास्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और लास्ट था आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जैसे आप स्टैब्लिश कर देते हो वहाँ ऑर्गेनाइजिंग का वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली हर एक एम्प्लॉय को क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी इनमें से कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में पहला ऑप्शन आपके पास इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन। एग्जैक्टली फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पर ही डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन सी, इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। किसकी वजह से लॉस हुआ है, किसकी वजह से प्रॉफिट, ये किसी एक डिपार्टमेंट को आप फिक्स नहीं कर सकते कि सेल्स की वजह से हमें लॉस हुआ या सेल्स की वजह से हमें प्रॉफिट। ऑप्शन डी है, इट इज़ सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। यानी ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जिनके पास डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती हैं एंड स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, यानी जिन्हें हर एक काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में उन्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, तो उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। जो चाहते हैं कि प्रोडक्शन भी एकदम हाई लेवल हो और उसके बाद परचेज भी आप हाई लेवल पर कर रहे हैं, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन अगर आप ढूंढते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है। सो यहाँ पर जो इसका फीचर नहीं है वो है ऑप्शन बी, इट फैसिलिटेट मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ चला जाता है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में भी केस स्टडी है और केस स्टडी से पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन, आपसे लिमिटेशन पूछी गई है, वो भी प्लानिंग की, ठीक है। सो यहाँ पर है क्वेश्चन, सुपरफाइन राइस लिमिटेड का लार्जेस्ट शेयर है 55% इन द मार्केट। द कंपनी पॉलिसी टू सेल ओनली फॉर कैश, कंपनी सिर्फ कैश पर सेल करती है। 2015 में फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री हैज़ बीन थ्रेटन्ड बिकॉज अदर कंपनीज स्टार्टिंग सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। ये कंपनी सिर्फ कैश पर सेल करती थी, लेकिन 2015 में इनके बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स आए और उन्होंने इनकी पोजीशन को थ्रेटन किया क्योंकि वो क्रेडिट पॉलिसी लेकर आए। वो अब कंपनी जो थी वो सेल तो कर रही थी राइस इन्हीं की तरह, लेकिन वो क्रेडिट पॉलिसी भी लेकर आ गए थे। बट द मैनेजर्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिले ऑन इट previously tried and testful successful plan which do not work because the environment is not static। लेकिन जो सुपर फाइन राइस लिमिटेड जो एक टाइम पर मार्केट होल्डर थी, 50% 55% की शेयर होल्डिंग थी, वो अब भी चेंज नहीं हो रहे थे। क्या था कि कॉम्पिटिटर्स आ गए, बहुत थ्रेट आपको मिल रहा है, बट स्टिल आप अपने प्रीवियसली ट्राइड और टेस्टेड प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। आप सोच रहे हो कि जो हमारे प्लान्स पहले चल रहे थे वही अब भी चलते रहेंगे। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और अब वो प्लान वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उन्हीं प्लान्स के साथ चल रहे हो, आप उन्हें चेंज नहीं कर रहे। दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है। अब आपको बताना है कि यहाँ इनकी कौन सी लिमिटेशन हाईलाइट हुई है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब यहाँ पर देखो, इस लाइन को हाईलाइट करूँ मैं तो यहाँ लिखा है कि जो कंपनी है वो अपने प्रीवियसली ट्राइड प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चल रही है, लेकिन वो अब वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, दैट्स वाई हमारी प्लानिंग भी फेल हो गई। सो क्लियर कट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। सो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। Next is question number 37. Successful coordination of activities result in effectively carrying out the function of planning, organizing and staffing, directing and all of these। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो एक तरफ इन्होंने प्लानिंग लिख दिया, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऑल ऑफ दीज के साथ जाना। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड वे में चले, सक्सेसफुल तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो,
इनइफेक्टिवली कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ। तो आपको इसके लिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने होंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दिस। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ कोऑर्डिनेशन के साथ चले तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, और मैनेजमेंट के सारे ही फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन एक केस स्टडी है, तो पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछा, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बीइंग डिस्कस इन द अबव केस। कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप पहले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन पर जाएंगे, ऑल देयर प्रोडक्ट्स वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव। उनके सभी प्रोडक्ट क्या थे? अच्छी क्वालिटी के थे और इको फ्रेंडली थे। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में तो क्लियरली यहाँ पर लाइन हाईलाइटेड है कि हाँ, आपके पास सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियरली ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर आपको कोई छोटा हिंट मिले और आप उसी के बेसिस पर केस स्टडी का आंसर लगा देंगे तो वो शायद गलत हो सकता है। अगर आपको क्लियर हिंट मिल रहा है तो आप जा सकते हैं इस मेथड के साथ, लेकिन अगर आपको बहुत कम हिंट मिल रहा है तो आप प्लीज़ एक बार केस स्टडी पढ़ लें, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा, इवन इनफ टाइम होगा केस स्टडी को रीड करने का। तो केस स्टडी पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर टिक करें, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 अगेन ये एक रिपीट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, जिसका आंसर इट इज़ एन आर्ट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। 40 अगेन आपका केस स्टडी है, तो पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट करणजीत इज वर्किंग। करणजीत कौन से लेवल पर वर्क कर रहे हैं? अब केस स्टडी में देख लेते हैं। तो पहली लाइन में लिखा है, करणजीत क्या है? जनरल मैनेजर हैं ऑफ वीसी लिमिटेड। ये वीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके जनरल मैनेजर हैं। तो जनरल मैनेजर आपको भी पता है ये टॉप लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टॉप लेवल। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखा, आपको केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो शायद आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? सो यहाँ पर है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, प्लानिंग इज परफॉर्म बाय लो लेवल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि प्लानिंग इनके अकॉर्डिंग लो लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, बट एक्चुअल प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। बीना, अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, लाइक्स टू रिलेट व्हाट शी लर्नड इन क्लास टू रियल लाइफ सिचुएशन। बीना एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट हैं और वो हर चीज़ जो वो सीख रही हैं उसे रियल लाइफ के साथ रिलेट करती हैं। शी ऑब्जर्व मेनी सिचुएशन वेल वॉचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जो वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर देख रही थी, और उन्हें यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट्स रिमाइंड हुए। In one such program, factories manufacturing part of product like automobile, computer and mobile phones were being telecast. एक प्रोडक्ट मतलब एक प्रोग्राम उन्होंने देखा जहाँ पर फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स वगैरह बन रहे थे और वो टेलीकास्ट हुआ था। नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट शुड बी एडहर्ड टू वाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ सच प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ की जाएगी जब आप पार्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जब आप डिफरेंट पार्ट्स, तो कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड टाइम स्टडी। तो देखो, जब हम कोई भी पार्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग जब भी करते हैं तो उसमें मेजरली जो हमें फोकस करना होता है वो होता है प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड पर, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बिल्कुल सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम कलर, सेम बैकअप, सब चीज़ सेम होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पर्सनल सेलिंग इज इनफ्लेक्सिबल। पर्सनल सेलिंग इनफ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकती। देखो, पर्सनल सेलिंग आप सामने सामने कस्टमर को कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इवन जैसा कस्टमर चाहता है आप वैसा प्रोडक्ट उसे ऑफर करोगे, उसकी नीड को आप बार बार एनालाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। तो ये तो हाईली फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पर्सनल सेलिंग लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इनका कहना है कि जो पर्सनल सेलिंग है वो न्यू कस्टमर क्रिएट करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। यानी जो प्रोडक्ट आपके पास प्रेजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही नए प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ऐसा नहीं है। देखो, पर्सनल सेलिंग में आप बहुत अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो कस्टमर्स के साथ। कस्टमर आपके फिर प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी कंपनी के बन जाते हैं, ठीक है। तो वो उस कंपनी के नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने को रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ेंगे, वो न्यू प्रोडक्ट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं।
तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट इन इफेक्टिवली कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ। ये भी अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, व्हाट इज मीन बाय फॉलो अप एक्शन एज द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लास्ट स्टेप है सबसे पहले तो फॉलो अप एक्शन, और इसका मतलब क्या है, मैनेजिंग द प्लान, सेलेक्टिंग द प्लान और चेकिंग द प्लान। तो फॉलो अप एक्शन, जब हम प्लान इंप्लीमेंट कर देते हैं उसके बाद आता है फॉलो अप, यानी जो हमने प्लान इंप्लीमेंट किया है क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, सो वी आर जस्ट चेकिंग द प्लान, राइट। तो आप प्लान चेक कर रहे होते हो, तो चेकिंग द प्लान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आए थे क्वेश्चन नंबर 46 पर, टेलर्स फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्लूड। टेलर की जो फिलॉसफी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो क्या कहती है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, प्लानिंग द टास्क, एंड आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगेन मैंने आपको ट्रिक कहा था कि ऑल ऑफ दीज, नई क्वेश्चन समझ में ऑल ऑफ दीज, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपका ऑल ऑफ दीज ही है। टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक टास्क होने चाहिए, हर चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए, टूल्स मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, यानी हर चीज़ में छोटी से छोटी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करते हो आप, सो दैट आपके जो प्रोडक्शंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हो सकें। प्लानिंग द टास्क, आप हर चीज़ को फुल्ली प्लान कर कर ही वर्क करो, वन बेस्ट मेथड चूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क को करो। सो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज बाय इट नाउ रेफर्स टू विच प्रमोशनल टूल। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कौन सा प्रमोशनल टूल हाईलाइट हो रहा है इस लाइन में, जो कहती है बाय इट नाउ यानी अभी खरीदो। दैट मीन्स एक ऐसा टूल जो कस्टमर को अभी के अभी प्रोडक्ट खरीदने को फोर्स कर सकता है, तो वो होता है पर्सनल सेलिंग। देखो एडवर्टीजमेंट में मैं कस्टमर को उसके घर से नहीं भेज दूंगी कि जाओ जल्दी से मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदो, राइट, या सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन। बट पर्सनल सेलिंग एक ऐसा है जिसमें मैं सामने सामने कस्टमर को हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मैं मेरा तरीका है या मेरे एफर्ट्स हैं कि मैं कितना अच्छा सामने वाले कस्टमर को इम्प्रेस कर पाऊँ कि वो इमीडिएटली प्रोडक्ट को परचेज कर लें, राइट। तो पर्सनल सेलिंग यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं अगेन 48 क्वेश्चन पर। 48 AR का क्वेश्चन है जिसकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने पहले ही दे दी है। तो एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both assertion and reasoning are true, but reason is not the correct explanation. Assertion is true, reason is false, and assertion is false and reason is true. ये चार ऑप्शंस हैं। आगे वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको इन्हीं में से आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के अकॉर्डिंग इसमें असर्शन आपको गिवन है, प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट का डेफिनेटली है, लेकिन मिडिल लेवल पर भी अपने लेवल पर प्लानिंग होती है और लोअर लेवल पर भी, राइट। तो सिर्फ टॉप लेवल का फंक्शन नहीं है। रीजनिंग इसकी देखिए, द स्कोप ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट एट ऑल लेवल, यानी प्लानिंग का जो स्कोप है हर एक लेवल पर अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल पर अपने अपने लेवल पर प्लानिंग होती है। तो यानी इसका रीज़न तो सही है बट इसका असर्शन गलत है। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है विच स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय क्यूवी लिमिटेड। क्यूवी लिमिटेड ने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। सो केस स्टडी, इस केस स्टडी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्यूवी लिमिटेड एक MNC है जो ऑपरेट कर रही है इन मोर देन 100 कंट्रीज। द कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में वो डील कर रहे हैं, जिसमें सोप, फूड आइटम, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा ये सब आता है। टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन द कंपनी ग्रुप द जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। क्लियर कट आपको पता लग गया कि एक जैसी जो जॉब है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जॉब इन्होंने एक डिपार्टमेंट के अंडर बनाई है, ठीक है, वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। तो एक प्रोडक्ट का अगर एक डिपार्टमेंट है तो डिविजनल तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पर पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फर्स्ट पैराग्राफ से आंसर क्लियर था कि डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो किया जा रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज हाईलाइटेड इन दिस लाइन्स। टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन द कंपनी ग्रुप द जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। ये भी आपका केस स्टडी से रिलेटेड है, यानी जो इन्होंने बात की थी कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम एक डिपार्टमेंट में रख देंगे, तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्टेप डिस्कस हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजिंग का
प्रोसेस में आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें आप डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो 50 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। Which importance of organizing is highlighted in the lines? The company is very stringent in establishing the reporting relationship of who reports to whom. यानी कंपनी बहुत क्लियर है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। दिस रिमूव एम्बिग्यूटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन सही पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है ऑर्गेनाइजिंग की। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो रही है ना, सो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, राइट। सो 51 का बी यहाँ क्लियर हो जाता है। 52 कहता है which importance of organizing is highlighted in the lines? The company also emphasizes on delegation. कंपनी ने फोकस किया है डेलीगेशन पर भी। They believe that it leads them to innovate, which helps to strengthen the company's competitive position. यानी डेलीगेशन की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट कर पाओगे, अपने कोर एरियाज पर फोकस कर पाओगे और कंपनी को स्ट्रेंथन कर पाओगे। इट ऑल्सो ट्रेन सबॉर्डिनेट टू डील विथ चैलेंजेस, और ये सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन भी करता है चैलेंजेस के साथ डील करने में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यानी ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप डेलीगेशन को लेकर आ रहे हैं सो दैट इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जिन सबॉर्डिनेट्स को हम डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी, वो भी चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हो सकें। यानी यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, फ्यूचर मैनेजर्स यहाँ पर हमारे लिए रेडी हो रहे हैं, राइट। सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल सिचुएशन? इनमें से आइडियल सिचुएशन कौन सी है? जब अथॉरिटी इक्वल हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अथॉरिटी मतलब ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अथॉरिटी कम हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और नन ऑफ दीज। तो आइडियल सिचुएशन वही मानी जाएगी जहाँ अथॉरिटी इक्वल होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिंगल कार्ड विच विल हैव यूनिक एडवांटेज ऑफ ईज ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन एट ऑल पब्लिक यूटिलिटीज़। यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक सिंगल कार्ड लॉन्च करेगी, और उसका एडवांटेज ये है कि आप उसकी मदद से सभी टाइप की ट्रांजेक्शन्स इजीली कर सकते हैं कहीं पर भी, राइट। सो कौन सा डायमेंशन आपको यहाँ हाईलाइट हो रहा है? तो देखो, नया कार्ड आ रहा है, नए फीचर के साथ आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, तपस सेन अ मैन्युफैक्चरर रीडिज़ाइन हिज एग्जिस्टिंग सूप मेकिंग मशीन। उन्होंने अपनी सूप मेकिंग मशीन को दोबारा से रीडिज़ाइन किया है इनटू स्मॉल एंड पोर्टेबल मशीन। अब इस मशीन को इन्होंने छोटा कर दिया है और पोर्टेबल मशीन बना दी है। फॉर सेलिंग द मशीन ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज अंकल। इस मशीन को बेचने के लिए उन्होंने अपने अंकल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। अग्रीड टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट विद अ 50% शेयर इन द प्रॉफिट। अब यहाँ पर उनके अंकल ने अग्री किया है कि वो 50% फाइनेंस करेंगे, मतलब फाइनेंस करेंगे और 50% प्रॉफिट वो यहाँ पर लेंगे। टू लॉन्च द मशीन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट विद डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस मशीन को लाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो डायरेक्टली कस्टमर को ही सेल करेंगे। They named the venture as Cup a Soup. In the first year, their main objective was profit maximization. उन्होंने अपने वेंचर का नाम कप आ सूप रखा और फर्स्ट ईयर में उनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, पूरा पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे ये आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी। आपको बताना है मार्केटिंग फिलॉसफी उन्होंने कौन सी यूज़ करी। तो कप आ सूप ने स्टार्टिंग में ही जो सूप की मशीन थी उसे स्मॉल किया था, यानी वो इनोवेशन लेकर आए थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे थे। स्मॉल कर दिया, पोर्टेबल, कि आप इजीली कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो इनोवेशन के साथ आए थे। डैट मीन्स वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, सौम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस। वो अपने घर से ही सेल करना चाहती थी ड्रेस मटेरियल। शी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर। उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन सर्वे किए और जानना चाहा कि बायर क्या ख़रीदना चाहता है, कस्टमर क्या ख़रीदना चाहता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस शी प्रिपेयर्ड अ डाटा एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, और इसके बेसिस पर इन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया बिजनेस का। शी देन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूडिंग डिसाइडिंग अबाउट द फीचर, क्वालिटी,
पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द ड्रेस मटेरियल। और इसी के बेसिस पर उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि कैसे मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है। प्रमोशन, मार्केट, प्रोडक्ट, प्लेस। तो देखो यहाँ पर मार्केट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रमोशन मिक्स में या मार्केटिंग मिक्स में 4P आते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोट अभी नहीं कर रहे हैं, प्लेस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, तीन चीज़ें जहाँ गई वहाँ प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा आपका, राइट। सो 57 का सी। 58 है प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द। प्लानिंग किसे कम करने में हेल्प करती है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि यही एक लाइबिलिटी या आपको डिसएडवांटेज यहाँ दिख रही है कि अनसर्टेनिटी की रिस्क को ये यहाँ पर रिड्यूस करती है। सो 58 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट इज 59, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन आपका काइंड ऑफ रिपीट ही हुआ है, यानी कौन सी टेक्निक ये कहती है कि एक बेस्ट वे आपको चूज़ करना है टास्क को परफॉर्म करने का। तो ये FW टेलर की मेथड स्टडी कहती है कि आप वन बेस्ट मेथड चूज़ करिए किसी भी वर्क के लिए। सो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 is the last question of this sample paper. Which of the following represent a technique which is used to find out how long a person can perform the standard task without any adverse effect on his health and efficiency? यानी किस टेक्निक की मदद से आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि एक पर्सन बिना थके, बिना हेल्थ को इफेक्ट करे, एफिशिएंसी के साथ कितने देर तक काम कर सकता है। तो वो होती है आपकी फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी में आप यही एनालाइज करते हो कि एक एम्प्लॉय को कितने टाइम के बाद रिक्वायरमेंट है एक ब्रेक की, यानी एक तो उसे कितने ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है, 1 या 2 या 3, और उनकी ड्यूरेशन भी क्या होनी चाहिए। आपको 2 घंटे बाद ब्रेक चाहिए, 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद। तो उसमें आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हो कि एम्प्लॉय कब थक रहा है, कब जाकर वो एफिशिएंट नहीं रह पा रहा, कब उसको थकान महसूस हो रही है या वो एक्टिव नहीं है अपने वर्क में, राइट। तो ये सब आप फैटीग स्टडी में डिस्कस करते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी सी भी अगर हेल्प आपकी हुई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।